Hello students, today we are going to cover some of the very important case law for CA Foundation Business Law on the topic the Indian Contracts Act 1872। उसमें सबसे पहला हमारा केस लॉ रहेगा चिनैया वर्सेस रमैया के ऊपर, जो कि है कंसिडरेशन टॉपिक के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, एक ओल्ड लेडी होती है जो अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को ट्रांसफर करना चाहती है, उसके साथ ही वो अपनी बेटी से प्रॉमिस लेती है, यानी ये इस बेटी का नाम होता है रमाया। तो रमाया इज दी प्रोमिसर। तो वो अपनी बेटी से ऑलरेडी अपनी बेटी से प्रॉमिस लेती है कि इस प्रॉपर्टी लेने के बाद वो एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी अपने मामा जी यानी जिनका क्या नाम होता है मिस्टर चिनैया को देगी, और वो बेटी रमैया भी मान जाती है कि वो पर्टिकुलर सम ऑफ मनी एज एन्यूटी अपने मामा जी मिस्टर चिनैया को देगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एन्यूटी देना बंद कर देती है ऑन दी। उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में यानी रमैया और चिनैया इनके मामा जी के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि इनके मामा जी की तरफ से मिस्टर चिनैया की तरफ से रमैया के पास कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हो रही है, तो इन दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा रमैया का मानना था। तो अब क्या होता है, जो इसके मामा जी होते हैं मिस्टर चिनैया रमैया के ऊपर केस कर देते हैं फॉर द एन्यूटी अमाउंट। अब कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो हेल्ड करता है कि देयर वाज सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी, यानी जो मिस्टर चिनैया थे रमैया के मामा जी वो बिल्कुल एन्यूटी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि भले ही कंसीडरेशन चिनैया जी की तरफ से ट्रांसफर नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी बिहाफ पे कंसीडरेशन ऑलरेडी उस ओल्ड लेडी यानी उनकी बहन ने रमैया को दे दी थी ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इनके जो मामा जी है मिस्टर चिनैया है वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए वो आराम से चिनैया रमैया के ऊपर केस कर सकते हैं फॉर द एन्यूटी अमाउंट। इसलिए जो चिनैया जी हैं वो रिकवर करेंगे एन्यूटी का अमाउंट रमैया से। यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। अब प्रोमिसी की तरफ से मूव नहीं हो रही है, यानी चिनैया जी की तरफ से मूव भले ही नहीं हो रही है, लेकिन किसी अदर पर्सन की तरफ से यानी इस केस में उसकी बहन ओल्ड लेडी की तरफ से तो मूव हो रही है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो रमैया इज लीगली बाउंड टू पे एन्यूटी अमाउंट टू हर मामा जी मिस्टर चिनैया। तो ये इस केस का कंक्लूजन है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें ये वाला कीवर्ड कि कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त केस नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए लालमन शुक्ला जो था वो गौरीदत्त का सर्वेंट था। तो एक दिन क्या होता है, गौरीदत्त का जो नेफ्यू था वो खो जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो गौरीदत्त अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजते हैं उनको ढूंढने के लिए, उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए। तो जैसे ही लालमन शुक्ला जो है उसके नेफ्यू गौरीदत्त के नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसके बाद गौरीदत्त एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी उनके नेफ्यू को ढूंढेगा उनको वो एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड देंगे, एक अमाउंट देंगे। अब लालमन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में, इस रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो उसके सर्वेंट थे गौरी दत्त के। तो उसने अपनी ड्यूटी की और उस गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ के लेके आए। अब जैसे ही वो ढूंढ के लेके आते हैं उसके नेफ्यू को, तो उसको उस ऑफर के बारे में, उस रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है, तो उस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए वो बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लालमन शुक्ला वैलिडली है ना लीगली उस अमाउंट को, उस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होता है वो नहीं क्लेम कर सकते हैं। अब उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ऑफर तो था, जनरल ऑफर था, क्योंकि हर किसी को गौरी दत्त ने बोला था जो भी ढूंढ के लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन वन ऑफ द मेन एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ऑफर इज दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, यानी वो कम्युनिकेट तो होना चाहिए, उसको नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको एटलीस्ट नॉलेज ऑफ द ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज मस्ट। तो यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है, क्योंकि लालमन शुक्ला को उस ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं था। वो जनरली एज हिज ड्यूटी वो अपने गौरी दत्त के जो नेफ्यू को ढूंढ के लाए थे, इसलिए वो यहाँ पे ये रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते हैं। एज ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर, hence the essential of the main essential element of the offer is missing, that was the offer must be communicated to the offeree। तो यहाँ पे आंसर होगा लालमन शुक्ला वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको उस ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर वाज नॉट देयर, हेंस देयर वाज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट देखिए कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी। अब इसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी कि उनका जो प्रोडक्ट है स्मोक बॉल्स वो जो भी कंज्यूम करेगा एज पर दी डायरेक्शन गिवन बाय कंपनी, तो उनको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ऐसा क्लेम किया। अगर फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा होता है ये स्मोक बॉल्स लेने के बाद, तो वो 100 पाउंड का रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम दी कंपनी। अब मिसेस कार्लिल ने जैसा कंपनी ने बताया था, डायरेक्शन दिया था, बिल्कुल वैसे ही स्मोक बॉल्स कंज्यूम किया, उसके बावजूद उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उन्होंने वो रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया रिवॉर्ड देने से। कंपनी ने डिफेंड किया कि देयर वाज नो कम्युनिकेशन, यानी जो मिसेस कार्लिल थी उन्होंने कम्युनिकेशन तो किया ही नहीं एक्सेप्टेंस का, कि जो उन्होंने जो ऑफर दिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो हेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, इसलिए वो रिवॉर्ड नहीं देंगे, ऐसा कंपनी ने डिफेंड किया। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि यस मिसेस कार्लिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ 100 पाउंड। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कंक्लूजन दिया, क्योंकि
कंपनी ने क्या डिफेंड किया था कि उन्होंने मिसेस कार्लिन ने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात आती ही नहीं है, क्योंकि जनरल ऑफर के केस में पहली चीज तो ये जनरल ऑफर है, दैट इज नॉट इन्विटेशन टू ऑफर। तो क्लासिफिकेशन, क्योंकि कंपनी ने एट लार्ज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी है फॉर एनी पर्सन टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, तो इसलिए जनरल ऑफर की कैटेगरी में आ गया। तो पहला कीवर्ड आपको ये लिखना है कि दिस केस इज बेस्ड ऑन जनरल ऑफर। अब दूसरा, जो कंपनी ने अपने आप को डिफेंड किया था कि मिसेस कार्लिन ने कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो यहाँ पे जनरल ऑफर के केस में ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मिसेस कार्लिन ने जो भी डायरेक्शन कंपनी ने दिए थे उस डायरेक्शन को जैसे ही फॉलो किया, जो टर्म्स को मैंने फॉलो किया, टर्म्स ऑफ द ऑफर, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस देने की नीड नहीं होती है। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ जनरल ऑफर की बात हो रही है, ये कोर्ट ने कंक्लूजन निकाला। और यहाँ पे एक और मेन चीज आती है कि एक्सेप्टेंस, कंपनी ने डिफेंड किया कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो पब्लिक एट लार्ज पे था, तो मिसेस कार्लिन ने कैसे एक्सेप्ट किया, तो ये तो ऑफर हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट कोर्ट ने बताया कि जनरल ऑफर के केस में जो ऑफर होता है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय एनी पर्सन जिसको नॉलेज हो। यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन होने की कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो एक और चीज है जो होता है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन whom इट इज मेड, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया जनरल ऑफर के केस में नहीं फॉलो होता है। जनरल ऑफर के केस में जिस भी पर्सन को उस ऑफर की नॉलेज है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो मिसेस कार्लिन कैन क्लेम दी रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड। तो ये इस केस का कंक्लूजन था। तो इसमें दो कीवर्ड याद रखने आपको, जनरल ऑफर वाला, और एक्सेप्टेंस तभी हो जाती है जब वो टर्म्स और डायरेक्शन जो भी ऑफर के होते हैं वो प्रॉपरली जो भी पर्सन है वो उसको परफॉर्म कर लेता है। अब नेक्स्ट केस देखिए, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस था स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ को अब्रॉड जाना था, लेकिन वाइफ की इल हेल्थ की वजह से वाइफ हस्बैंड के साथ अब्रॉड नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को एक सर्टेन अमाउंट एज मंथली मेंटेनेंस पे करने का प्रॉमिस करता है कि वो वाइफ को हर महीने कुछ अमाउंट एज मेंटेनेंस देगा। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और वो उसके साथ अब्रॉड नहीं आ पा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ टाइम तक के लिए तो मिस्टर बाल्फर मिसेस बाल्फर को वो मेंटेनेंस का अमाउंट देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसको देना बंद कर देते हैं वो मेंटेनेंस का अमाउंट। अब यहाँ पे क्योंकि वो मेंटेनेंस अमाउंट वाइफ को नहीं मिल रहा था, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर मिस्टर बाल्फर के ऊपर केस कर देती है फॉर द रिकवरी ऑफ दैट मंथली मेंटेनेंस अमाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या वाइफ सही है, ये रिकवर कर पाएगी अगर वो केस करती है तो यहाँ पे ये तो हो गया फैक्ट ऑफ द केस। अब देखिए डिसीजन क्या आता है, ये हो गया आपका कंक्लूजन, यानी डिसीजन क्या था कि नहीं वो रिकवर नहीं कर पाएगी। अब जो मेन आपको मार्क्स मिलेंगे फॉर द रीजन। अब रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना था, बिकॉज वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट। मेन फर्स्ट पॉइंट सोशल एग्रीमेंट था, पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए एक आपने पढ़ा होगा कि एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट वाज टू क्रिएट एन एग्रीमेंट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज दैट पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट, यानी उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। लेकिन वाल्फर वर्सेस वाल्फर के केस में यहाँ पे इन दोनों का सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, ये इन दोनों के आपस की बात थी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, इसीलिए यहाँ पे वो रिकवर नहीं कर पाएगी मंथली मेंटेनेंस का अमाउंट। यहाँ पे आप जो मेन चीज ध्यान रखनी है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये है वन ऑफ द मेन एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका कंक्लूजन विद द रीजन होना चाहिए। तो आई होप आपको ये केस लॉस की पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ थे। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।